हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे, जिसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो ऐसी कौन सी जल संधि है जो क्या करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर की जल संधि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका की बात करें तो यूरोप का जो स्पेन है, स्पेन को और अफ्रीका के मोरक्को को ये जो जिब्राल्टर की संधि है ये अलग करती है। ठीक है। दूसरा है, यदि भारतीय मानक याम्योत्तर पर मध्याह्न 12 है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? जो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यहाँ पे स्थानीय समय क्या होगा? 14:30, यानी कि 2:30 होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर मध्याह्न पर है तो 120 डिग्री पर उसका जो स्थानीय समय है वो 2:30 होगा। क्योंकि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर और भारतीय मानक समय के बीच जो देशांतरीय स्तर है, अगर हम उसे देखें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 120 में से जो हमारा मानक समय याम्योत्तर है, यानी कि 82 मिनट 30 सेकेंड, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करने के बाद हमें प्राप्त होता है 37 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है। और एक देशांतर बराबर 4 मिनट। एक देशांतर में कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। कितने का? 4 मिनट का। तो 37 मिनट 30 डिग्री को आप अगर 4 से गुना कर दे तो क्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? 2 घंटा 30 मिनट। तो अगर 12 बजे यहाँ पे है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या हो जाएगा? 2:30 बजेगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देश से मिलती है? तो भारत की जो है कौन सी सीमा है किस राज्य की? जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों देश से मिलती है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो पश्चिम बंगाल जो है ये नेपाल, भूटान से मिलता है। ठीक है। तीनों से सबसे लंबी इसकी सीमा है। ये बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा भी लगाता है। भूटान के साथ इसकी लगभग 699 किलोमीटर की है। और भारत के जो 4 राज्य यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है वो भी सीमा बनाती हैं। नेपाल के साथ अगर इसकी हम लोग बात करें कितनी सीमा है पश्चिम बंगाल की, तो नेपाल की जो है 1751 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, तुंगभद्रा ... की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा जो है ये किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? कृष्णा की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये जो तुंगभद्रा है ये किसकी सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और कृष्णा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक इस साइड में है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इत्यादि में स्थित है। और आपको ये पता होगा कृष्णा जल विवाद हाल ही में चल रहा था। तो कृष्णा जल विवाद जो है ये किन राज्यों के बीच चल रहा था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनिकी झील का उदाहरण है? कौन सी ऐसी झील है जो विवर्तनिक झील का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वुलर। वुलर क्या है? विवर्तनिक झील का उदाहरण है। आगे देखिए, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं वुलर झील के बारे में। वुलर झील तो एक विवर्तनिक उदाहरण है झील का, ये तो हम समझ ही चुके हैं। वुलर झील भारत की, इसकी एक खासियत क्या है कि ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। किसकी झील है? सबसे मीठे पानी की झील है। और इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की झीलों में भी शामिल कर लिया गया था। आगे देखिए, आगे है, लीशा प्राप्त होता है। जो लीशा है ये कहाँ से प्राप्त होता है? किसके वृक्ष से? तो ये जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे? चीड़ के वृक्ष से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
लीसा से विरोंजा, तारपीन, इन सब का तेल बनाया जाते हैं। और लीसा का जो उपयोग है वो साबुन बनाने में, पेंट बनाने में, कागज उद्योग में, ठीक है। और वही अगर हम लोग बात करें कि लीसा से जो है, चीड़ के वृक्ष से कहाँ कहाँ लीसा बनाया जाता है, तो उत्तराखंड में स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है चीड़ से ही लीसा बनाया जाता है। आगे है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है। जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का जो है संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और इसने श्वेत क्रांति को सार्थक बनाने के लिए 1970 में चलाया गया था। किसे? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है? कौन सी मिट्टी होती है जिसमें किसकी क्षमता कम होती है? जो जल धारण करने की क्षमता है। बहुत सी ऐसी मिट्टियां होती हैं जो जल को बहुत देर तक धारण किए रहती हैं, और ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें इसकी क्षमता कम होती है? तो वो है बलुई दोमट। ठीक है, बलुई दोमट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलुई दोमट की बात करें तो इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें जो रवे का आकार है वो बड़ा और भारी होता है। रवे का आकार कैसा होता है? बड़ा और भारी होता है, जिसके कारण जल धारण करने में समस्या होती है। ठीक है, बलुई दोमट मृदा जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है और इसमें बालू का अंश अधिक होता है। किसका अंश अधिक होता है? बालू का अंश। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बलुई दोमट मिट्टी किस किस फसल के लिए उपयोगी है, तो ये मूंगफली की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। किसके लिए? मूंगफली की खेती के लिए। आगे है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो हरित क्रांति शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम गॉड ने। किसने? विलियम गॉड ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विलियम गॉड ने सबसे पहले कब किया था इस शब्द का उपयोग? 1968 में इसका उपयोग विलियम गॉड ने सर्वप्रथम किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, मोनालोआ कनाडा ये सुमेलित नहीं है। क्या है ये? सुमेलित नहीं है। दूसरा है मेरापी इंडोनेशिया, इसके बाद है माउंट पोपा थाईलैंड, और फिर है कोलिमा अमेरिका। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि माउंट मेरापे इंडोनेशिया ये सही सुमेलित है। और आपको बताते हैं आगे, माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है ये थाईलैंड में नहीं बल्कि म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। वहीं पे मोनालोआ की बात करें तो मोनालोआ हवाई द्वीप श्रृंखला जो है ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, कनाडा में नहीं। अगला देखिए, कोलिमा बच गया है। कोलिमा की अगर हम लोग बात कर ले तो जो कोलिमा ज्वालामुखी है ये मैक्सिको में है। कहाँ पर? मैक्सिको की सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे है डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो डोनबास क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? तो ये क्षेत्र यूक्रेन का एक, ये जो डोनबास है ये कहाँ पर पड़ता है? ये यूक्रेन का एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है। प्रसिद्ध और प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो निचली नीपर नदियों के मैदान में फैला हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय? कौन सा घास है जो शीतोष्ण कटिबंधीय है? तो वो है पंपास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 है, भारत में फाइकस रिलीजियोसा पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो फाइकस रिलीजियोसा पेड़ है इसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पीपल के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है पीपल की पेड़ की भारत में बहुत ज्यादा ही मान्यता है, पूजा भी की जाती है पीपल के पेड़ की। और इसे किस नाम से जाना जाता है भारत में? फाइकस रिलीजियोसा पेड़ के नाम से जाना जाता है। भारत में पीपल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, आगे है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, इसमें से गलत विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो गलत विकल्प का चयन करते हैं। सबसे पहला है जल्दी
आबद्ध कोशिका अंग उपस्थित है। उसके बाद नाभिकीय क्षेत्र जिसे न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है, तो और उसके बाद आकार में ये बहुत छोटा है, एकल गुणसूत्र होता है। आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली आबद्ध कोशिका अंग उपस्थित नहीं होती है। गलत विकल्प का, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, गलत विकल्प का। तो यहाँ पे क्या होता है, झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित होती हैं, ये गलत है क्योंकि ये उपस्थित इसमें नहीं होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ इसमें केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियर भी होता है और आकार में छोटा भी होता है, एकल गुणसूत्रक भी होता है, ये सब सही है। आगे है, विटकेयर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें कौन सा शामिल नहीं है इसके बारे में, तो इसमें प्रोटोजोआ शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है, प्रोटोजोआ, क्योंकि विटकेयर द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, ये कब किया गया था, 1969 में। कब, 1969 में ये प्रतिपादित किया गया था। और इसमें क्या प्रतिपादित, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन शामिल है इसके बारे में अगर देखिए तो सबसे पहला है मोनेरा। नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 1 पर आता है मोनेरा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर आता है प्रोटिस्टा। एक सेकेंड, दूसरे नंबर पर क्या आता है, प्रोटिस्टा। ठीक है, और तीसरे नंबर की हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है पादप, यानी कि किंगडम्स। कौन, पादप आता है। और चौथे नंबर की बात करें तो फंगस आते हैं। कौन, फंगस, फंगस। ठीक है, फंगस। उसके बाद 5वें नंबर की हम बात करते हैं, 5वें नंबर पर आता है एनिमेलिया। क्या आता है, एनिमेलिया। ओके, एनिमेलिया। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला है, किसे कहा जाता है जैव रसायन प्रयोगशाला। तो मानव शरीर की जो जैव रसायन प्रयोगशाला है उसे किसको कहा जाता है, लीवर को। किसको, लीवर को, यकृत को, लीवर को। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। हमारे अंदर हम जो कुछ भी सोचते हैं, किसी भी चीज को याद रखते हैं, तो इन सब को कौन प्रेरित करता है, इन सारी क्रियाओं को कौन प्रेरित करता है, सेरेब्रम। कौन, सेरेब्रम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, मस्तिष्क के भाग में 4 भाग है, 5 भाग है मस्तिष्क। सबसे पहला तो सेरेब्रम, उसके बाद हाइपोथैलेमस, फिर सेरिबेलम, फिर थैलेमस और फिर मेडुला ऑब्लिगेटा है। क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा। इस सब के बारे में जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सेरिबेलम की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, ये शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखने के साथ साथ जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनकी गति को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो है संवेदी जानकारी को मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। किसको, संवेदी जानकारी को। और हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है, तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है शरीर के तापमान को बनाए रखना। हमें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लग सकती है, तो इन सभी का क्या करना है, नियंत्रित करना किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है। किस कुल का नहीं है, कुकुरबिटेसी कुल का कौन सा पौधा नहीं है, तो लहसुन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लहसुन जो है ये क्या है, कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें पौधों के, यहाँ पे दिए गए हैं तरबूज किस कुल से संबंधित है उसके बारे में। उसके बाद लौकी, खीरा, तो तरबूज जो है ये कुकुरबिटेसी से ही संबंधित है। वहाँ पे लौकी भी संबंधित है कुकुरबिटेसी से और खीरा भी इसी से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले तो हमें इस सूची से इसको मिलाना है और फिर नीचे जो कूट दिए गए हैं उसके माध्यम से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहला है गैस से ठोस ऊर्ध्वपातन, उसके बाद गैस से द्रव, फिर द्रव से गैस और ठोस से गैस। तो इसका जो राइट आंसर है उसे हमें देखना है। तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहला गैस से ठोस किसमें होता है, ऊर्ध्वपातन
उत्क्रमण में। उसके बाद गैस से द्रव कब होता है? संघनन की क्रिया में। द्रव से गैस कब बनता है? वाष्पीकरण में। और ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन में। तो जहां भी आपको A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1 दिखे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, A का 4, B का 3, ये हमारा जो क्या है राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। आगे यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, किसी तत्व का क्या है परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की कितनी संख्या होगी? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के रासायनिक गुण, किसके? धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है। यहाँ पे 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन है जो धातुओं के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धातुएं अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। धातु की ये विशेषता होती है कि वो क्या करती है? रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और धनात्मक आयन बनाती है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? त्याग करती है और धनात्मक आयन बनाने की ये क्या करती हैं? प्रवृत्ति रखती है, न कि उन्हें प्राप्त करती हैं। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कौन? अधातु, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो। आगे है जल, गैस या भाप, अंगार गैस का उपयोग किन 2 पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है? जल गैस या जो भाप अंगार गैस है, इसका उपयोग किन 2 पदार्थों के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन और अमोनिया के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर ले थोड़ी सी। तो जल गैस, जिसे हम भाप अंगार गैस भी कहते हैं, ये मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, किसको? हाइड्रोजन का मिश्रण होता है और इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में 2 हाइड्रोजन और अमोनिया पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब एक नजर हाइड्रोजन पे आप लोग डालें तो हाइड्रोजन क्या होता है? गैस में, जल गैस में जो निहित हाइड्रोजन का उपयोग है वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में किया जाता है। इसे शुद्ध हाइड्रोजन के रूप में अलग किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे है जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद बदलता है? जब जल के जीवाणुनाशक को बदला जाता है तो उसमें जल का स्वाद नहीं बदलता है। किस विधि में जल का स्वाद क्या होता है? नहीं बदलता है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे ओजोनीकरण द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है टोकोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जो टोकोफेराल है ये किस रासायनिक का नाम है? विटामिन ई का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोकोफेराल विटामिन ई का क्या है? रासायनिक नाम है और यह एक वसा घुलनशील विटामिन है जो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। विटामिन ई की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ई का स्रोत क्या सब हैं? जैसे कि अंकुरित गेहूं। कौन सा? गेहूं। अंकुरित गेहूं हो जाएगा। यहाँ पे आपका गेहूं को फूलने के लिए दे दीजिए और उसमें अंकुर हो जाए तो उसको खाइए। ये क्या है? विटामिन ई के कमी को दूर करता है। उसके बाद है हरी पत्तेदार सब्जियां। क्या चीज है? हरी और पत्तेदार सब्जी। ठीक है, पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी, ये हो गया। उसके बाद वनस्पति, उसके बाद वसा से, जिसमें भी जिस वस्तु में वसाई पाई जाती हैं उसको भी आप खा सकते हैं। तो ये क्या है? विटामिन ई के स्रोत हैं। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? हीनता जनित रोग, प्रजनन विफलता, प्रजनन में दिक्कत होता है, ये सब इससे होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो इसकी, जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो क्या होता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या होता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब क्या होता है? प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। आगे देखिए, आगे है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग है इसका मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब होता है। पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो जो वायुमंडल का दाब होता है वो कैसा होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है।
तो वायुमंडल का दाब जो है कम हो जाता है जब हम जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। सबसे पहला तो है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। तो ये क्या है, सही है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, और दूसरा है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की गति करता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2। आगे है, जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रहा है तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से होती है। जब श्रोता किसी स्रोत से क्या हो जाता है, दूर जाता है, तो उसके जो सुने गए स्वर हैं उसकी आवृत्ति कैसी होती है उसके बारे में बोल रहा है। तो इसकी जो आवृत्ति है वो कम होती है। क्या होती है, कम होती है। आगे है, निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्ययी है और यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है। किसके लिए, जूल थॉमसन प्रथम आध्यात्मिक उपयोगी तथा मितव्ययी बात बोलते हैं और यह प्रक्रम किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, रुद्धोष्म क्रम के अंदर। किसके अंदर, रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 31 की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 31 की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या 31 है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है नीचे और इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए इसको चेंज करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, शुगर टेस्ट से स्वीट, शुगर का जो टेस्ट है वो कैसा है, मीठा है, स्वीट है। तो इसका क्या हो जाएगा, शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। क्यों होगा, क्योंकि शुगर टेस्टेड स्वीट यह वाक्य जो है क्वासी पैसिव वॉइस का है। तो क्वासी पैसिव का अर्थ होता है वैसा वाक्य जो स्ट्रक्चर में क्या हो, एक्टिव वॉइस हो किंतु वास्तव में पैसिव वॉइस में हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वासी पैसिव वॉइस। आगे है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इसको इंग्लिश में करना है और क्या है, समय समाप्त हो रहा है। समय समाप्त हो रहा है, इसका जो ट्रांसलेट है वो क्या हो जाएगा, टाइम इज रनिंग आउट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन। आप इसका जो है आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस का अगर आपका आंसर कमेंट में बताएंगे तो इससे हमें भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। ठीक है, आगे है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। नयन शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो नयन का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा नेज और अन। क्या हो जाएगा, नेज और अन इक्वल टू नयन। ठीक है, क्योंकि ने प्लस अन में क्या है, अयाधी संधि है और अयाधी संधि में ए को ऐ पढ़ा जाता है, ए को क्या पढ़ा जाता है, ऐ पढ़ा जाता है। और के बाद जब कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ और ऐ के स्थान पर आय आता है। तो ओ के स्थान पर आव हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, ने जोड़ अन इक्वल टू नयन। आगे है, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी है, जिसमें कोमल तालव्य थोड़ा सा लगता है, तो कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जो कोमल तालव्य का उदाहरण है। तो च, छ, ज और ज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो सूत पुत्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूत पुत्र। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका नाम गुड़ाकेश भी है, उसके बाद कौतन्य भी है, उसके बाद सव्यसाची भी है और ये सूत पुत्र नहीं है, क्योंकि सूत पुत्र जो है वो यहाँ पे कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला है गुरुग्राम, फिर है अलीगढ़, फिर मेरठ और फिर कपूरथला। यहाँ पे हम लोग कपूरथला डिब्बे, यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, कपूरथला पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि कपूरथला जो है, कपूरथला यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स नहीं बल्कि ये रेल के डिब्बा बनने से उद्योग से संबंधित शहर है। यहाँ पे क्या होता है, रेल के डिब्बे बनते हैं, इस उद्योग से ये संबंधित है, ना कि पेट्रोकेमिकल्स से। आगे है, निम्न में से किस समिति का संबंध गरीबी से है। कौन सी समिति है जिसका संबंध किससे है, गरीबी से है। तो यहाँ पे वाई के अलग समिति का भी संबंध गरीबी से है, लकड़वाला
लकड़ावाला समिति भी है और सुरेश तेंदुलकर समिति भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इनमें से सब भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। उससे पहले वाई के अलग समिति का गठन कब हुआ गया था? तो जो है इसका गठन 1977 में हुआ था। कब? 1977 में। और अपनी रिपोर्ट इसने कब सौंपी? 1979 में। और अब बात करते हैं हम लोग लकड़ावाल समिति की। लकड़ावाल समिति की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। कब? 1989 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1993 में। आप इतना याद रखिए। और सुरेश तेंदुलकर समिति की अगर हम लोग बात करें तो इसने कब किया था? 2005 में। 2005 में किसकी अध्यक्षता में? सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में इसने इस कमेटी का क्या किया था? गठन किया था। और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट क्या की थी? प्रस्तुत कब की थी? 2009 में। आगे देखिए, आगे है सिक्योरिटी पेपर मिल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? जो सिक्योरिटी पेपर मिल है ये कहाँ पे स्थित है? इसी के बारे में है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो है ये होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे? होशंगाबाद आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये होशंगाबाद कहाँ पे पड़ता है? तो एमपी में ये होशंगाबाद पड़ता है। कहाँ पे? एमपी में। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 40। टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप जो कर की दर बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर। क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील या प्रगामी कर प्रणाली क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति के आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर कहते हैं। और इस प्रकार का कर वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धनों व्यक्तियों पर कम पड़ता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? बेहतर कर प्रणाली होता है, क्योंकि इसमें करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। प्रगतिशील में क्या किया जाता है? न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। और ये मैथ के क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो व्यय विधि का। किसका? व्यय विधि का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, व्यय विधि क्या है? व्यय विधि एक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में किए गए जो सभी अंतिम व्यय हैं उनका जो योग है, जो जिसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यय विधि कहते हैं। मूल्यवर्धित विधि की अगर हम लोग बात करें तो मूल्यवर्धित विधि क्या होती है? उसको छोड़िए, आगे देखिए, आगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई? किसकी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना जो है ये कब हुई थी? 1989 में। कब? 1989 में। 1989 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका 1989 में किया गया था। ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया। किसके दौरान? G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। आगे है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया? जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है अभियान, इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको 1958 में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड को कब शुरू किया गया था? 1958 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना। क्या है? बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना। आगे देखिए, आगे है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो जेट इंजन है इसका आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंक व्हिटले ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, किसने? फ्रैंक व्हिटले ने। आगे देखिए, रुडोल्फ ने किसका? रुडोल्फ ने जो है इसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। रुडोल्फ ने। डैमलर की बात करें, इसने गैस इंजन का। और निकोलोन्याक की अगर हम लोग बात करें तो इसने LED का। किसका? LED का। LED का विकास किसने किया था? निकोलोन्याक ने। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम क्या था? अपर वोल्टा था। क्या उसका पुराना नाम? तो कौन सा है? बुर्किना फासो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुर्किना फासो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अपर वोल्टा गणराज्य की जो घोषणा है ये कब की गई थी? 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को 1958 में इसकी घोषणा की गई थी। किसकी? अपर वोल्टा की घोषणा की गई थी। आगे देखिए, आगे है खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो खरगोश का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाएगा आपका? ओरिकटोलाइगस, ओरिकटोलाइगस क्यूनिकुलस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राणा ट्रिगरस ट्रिगना की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? इसमें मेढक आता है। कौन आता है? मेढक। ठीक है। बॉस इंडिकस की अगर हम लोग बात करें तो बॉस इंडिकस में गाय शामिल है। क्या शामिल है? बॉस इंडिकस में गाय। और कैप्टा हिटमस में बकरी शामिल है। क्या शामिल है? बकरी शामिल है। आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है? वज्जी महाजनपद के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? मुंगेर जो है वज्जी महाजनपद के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? मगध था। ये भी आप जानते हैं। आगे इसके बारे में देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ समूह है जो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 50 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 50 है, राज्यसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो इसकी न्यूनतम जो आयु सीमा है वो कितनी है? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे है किसका मिलान गलत है? यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और राज्यसभा में जो उनकी सीटें संरक्षित की गई है उसके बारे में दिया गया है। तो किसका मिलान जो है वो गलत है? उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 31 राज्यसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 16 है। ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 19 सीटें हैं। कितनी हैं? 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में 18 ही हैं। सही है। उसके बाद बात करें हम लोग बिहार की, तो बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं। ये भी सही है। तो आपका क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया? दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी। 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था, इसके तहत दिल्ली को क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय राजधानी के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो इसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी जोड़ी गई थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो 8वीं जो 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, बाद में संशोधन के बाद अब इनकी संख्या 22 हो गई थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें सिंधी जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। और अभी तक अगर हम लोग बात करें तो कुल 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा मिल चुका है। ठीक है। आगे देखिए, आगे है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में। ठीक है। आगे देखिए, आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधान परिषद के गठन की क्या करता है? चर्चा करता है। तो अनुच्छेद 169 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद जो है विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है, समाप्त कर सकती है, तो विधि बना सकती है। इन सब के बारे में बताया गया है। आगे है संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? संविधान सभा में जो है द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? 4 नवंबर से लेकर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक जो है ये हुआ था। कब से कब तक? 15 नवंबर से। प्रथम वाचन जो है वो कब से कब तक हुआ था? प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर तक हुआ था, 1948 तक। ठीक है। द्वितीय वाचन 15 से हुआ था। आगे है
शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? शोषण किया जाता है और इसके विरुद्ध जो अधिकार का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 23 और 24 में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति है और वो एक ही अपराध को करता है तो उसको एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21 की अगर हम लोग बात करें, किसकी, एक सेकेंड, सॉरी, अनुच्छेद 21 नहीं, अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। और एक बात ये भी कही गई है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। क्या करना चाहिए? पहले आप दोष सिद्ध करिए, उसके बाद आपको सजा मिलेगी, ऐसा दिया गया है। आगे पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो पुडुचेरी को जो है 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? जो बनाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट एंड फूड इसका क्या था? थीम था। आगे देखिए वन और खाद इसका क्या था? थीम था। आगे है दिया सलाई नामक पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई? जो दिया सलाई नामक आत्मकथा है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनको 2014 में शांति पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया? तो 2024 से निम्न में किन्हें सम्मानित किया गया है? धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से मायाराम उनियाल को, समीर गोविंद जमदग्नि को और ताराचंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? जो 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 हुआ था इसका खिताब किसने जीता है? ओपल सुचिता चुआंगसड़ी। ये कहाँ की है? थाईलैंड की है। ठीक है, और इन्होंने 2025 में जीता है। परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी एक बार देख लीजिए। इसमें कुछ पॉइंट्स बता देते हैं आपको इससे संबंधित, जैसे कि मासाकी काशिवारा को एबेल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज से गुंटर ब्लॉसचेल को सम्मानित किया गया। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रिया से। और मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जो है भारत में जमी भारतीय अमेरिकी कैथलीन सैंड्रा नील ने जीता है। किसने? सैंड्रा नील ने। आगे हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है और इसके अनुसार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा जो ऋणदाता देश है वो जर्मनी बन चुका है, जापान को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये स्टॉकहोम में कहा गया था। कहाँ पे? स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? किस राज्य में किसकी? वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर 2024 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने इसकी योजना रखी थी और इस योजना की जो कुल लागत है वधावन बंदरगाह की आधारशिला की योजना की, इसकी कुल जो लागत है वो कितनी है? 76,000 करोड़। कितनी? 76,000 करोड़ है। ठीक है, 76,000 करोड़ आपका राइट आंसर मिल चुका है। आगे है हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? पश्चिम बंगाल को। किसको? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को उसके पर्यटन क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है और इन्होंने इसे हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित कर दिया है। और लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान पर गुजरात का स्थान रखा गया था।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जो पहली दृष्टिबाधित महिला बन चुकी हैं वो कौन है? वो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, छोंजिन एंगामे। कौन? छोंजिन एंगामे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की गई थी? किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी, घोटाला और उनसे जुड़े जो वित्तीय नेटवर्क है उनको ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो सीबीआई द्वारा जो चलाया गया अभियान है वो ऑपरेशन चक्र 5 है। कौन सा? ऑपरेशन चक्र 5। आगे है, इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 100वां जो प्रक्षेपण किया गया उसके संदर्भ में यहाँ पे कौन सा गलत कथन है? इसका जो लॉन्चिंग है 28 जनवरी 2025 को हुआ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसका जो प्रक्षेपण है कब किया गया था? 29 यानी कि 29 जनवरी को इसका प्रक्षेपण किया गया था, ना कि यहाँ से। ठीक है, आगे देखिए, आगे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्फेरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? किस संगठन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, हेल्ड पहल का उद्देश्य क्या है? जो हेल्ड पहल है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। क्या करना? लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। जो विश्व पवन दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पवन दिवस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 15 जून को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन दो देशों में 2031 में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया गया था? तो कहाँ पे आयोजन किया गया था एक दिवसीय विश्व कप का? इसका जो आयोजन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया था, भारत तथा बांग्लादेश के बीच। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? 2024 में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? सलीमा टेटे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सलीमा टेटे को 2024 में नहीं दिया गया था। और 2024 में किनको किनको दिया गया था? इनको दिया गया था, डी गुकेश को दिया गया था, उसके बाद हरमनप्रीत को दिया गया था, प्रवीण कुमार को, इन तीनों को दिया गया था, लेकिन सलीमा टेटे को नहीं दिया गया था। प्रवीण कुमार किससे संबंधित है? ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी से संबंधित है, और गुटकेश जी जो हैं ये कहाँ से? शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है, आगे है, हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? संसद भवन का जो नाम है वो परिवर्तित कर दिया गया और हाल ही में क्या रखा गया है? संविधान सदन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और इसका नामकरण कब किया गया था? 19 सितंबर 2023 को। इसी के साथ कुछ और भी स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए थे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं आगे। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? जो चक्रवात शक्ति आया है, जो चक्रवात आया था उसका नाम शक्ति रखा गया, और शक्ति नाम किसने रखा है? श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आइए हम लोग इन कथनों पर विचार करते हैं और सही आंसर का चयन करते हैं। सबसे पहला है कि इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो बिहार में किया गया था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी यानी कि गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया था इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, आगे है, केवल एक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है? मनोज कुमार द्वारा लिखित उन्होंने स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नामक एक पुस्तक है जिसका विमोचन आरिफ मोहम्मद खान ने
5 फरवरी 2025 को किया है। ठीक है, ये जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है? ये पुस्तक कोशी क्षेत्र के युवा की संघर्ष यात्रा को बताती है। किसको? कोशी क्षेत्र के जो युवा हैं इनके संघर्ष को बताती है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए इन कथनों पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहला है 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया है। तो क्या ये सही है? नहीं, एक कथन क्या है? गलत है। कथन क्या है? गलत है। गरमपंथी चाहते थे लेकिन ये अधिकार नहीं कर पाए, इनका कब्जा नहीं हो पाया। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादी को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू, किससे? कामागाटामारू घटना से संबंधित था। तो इसमें कौन संबंधित था? बाबा गुरुदास। कौन? बाबा गुरुदत्त सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। कामागाटामारू जो घटना है ये कब हुआ था? 1914 में। कब? 1914 में। इसमें जो है 351 पंजाबी और 21 मुसलमानों को सिंगापुर से बैंकवुड कनाडा ले जाने का प्रयत्न किया गया भाड़े, ठीक है, भाड़े पर। आगे है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। जो चटगांव शस्त्र छापामारी योजना थी ये किसने बनाई थी? तो ये जो है सूर्य सेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और ये चटगांव शस्त्र छापामारी कांड हुआ कब था? ये हुआ था आपका 1930 में, 1930 में। कब? 1930 में। ठीक है, आगे है 1948 में स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? पट्टाभी सीतारामैया ने। किसने? पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। विशाखादत्त जो है ये किससे संबंधित है उसके बारे में? तो विशाखादत्त नाटक से। वराहमिहिर की बात करें, वराहमिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है और ब्रह्मगुप्त गणित से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करें। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पे सही है, गयासुद्दीन तुगलक को जो है संगीत पसंद नहीं था और इसने संगीत पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगाया। तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो तुगलकाबाद का निर्माण भी इसने ही क्या किया था? किया था। तो यहाँ पे आपका 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, आगे है, बंगाल में द्वैध शासन की जो अवधि है वो कब से कब तक की थी? बंगाल में द्वैध शासन की अवधि की अगर हम लोग बात करें तो ये 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैध शासन कब लगाया गया? किसने लगाया? इसकी बात करें तो 1765 में जो है किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1765 में ये लगाया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, बक्सर की लड़ाई के बाद। ठीक है, आगे है, सुगौली की संधि कब हुई थी? जो सुगौली की संधि है ये कब हुई थी? 1816 में। कब? 1816 में। एक सेकेंड, मार्च 1816 होगा। ठीक है, 1816 मार्च। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आंग्ल नेपाल युद्ध था। आंग्ल नेपाल युद्ध, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया और 1816 में गोरखाओं से बातचीत के माध्यम से फिर सुगौली की संधि की संपुष्टि की गई थी। आगे देखिए, आगे है, मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था? तो किसकी मध्यस्थता में ये किया गया था? गांधी जी की मध्यस्थता में। किसकी मध्यस्थता में? गांधी जी की मध्यस्थता में। आगे देखिए, आगे है, एनी बेसेंट द्वारा 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था? अडयार मद्रास में। कहाँ पे? अडयार मद्रास में होम रूल आंदोलन का जो है किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। आगे, हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? जो हिटलर था इसने अपने आत्महत्या कब कर ली थी? 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी हिटलर ने। हिटलर के बारे में देखें तो इन्होंने
मित्र राष्ट्रों को समर्पण कर दिया तो हिटलर को अंदाजा हो गया कि अब उसकी लड़ाई का हर्ष होने वाला है, यानी कि सब हर्ष ही उड़ाने वाले हैं। तो उसने क्या कर लिया, इस डर से आत्महत्या कर ली। आगे देखिए, आगे है गैस्टीन की संधि कब हुई थी। जो गैस्टीन की संधि है ये कब हुई थी, 1865 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1864 में सैल्विक तथा हॉल्स्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ और फिर डेनमार्क इसमें पराजित हो गया। फिर दोनों के बीच गैस्टीन की संधि 1865 में संपन्न हुई। आगे है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे 3 अंकों वाली जो संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होती हैं, 100 है। वो क्या होती है, 9 से विभाजित होती है। आप ये सब मैथ के क्वेश्चन है, आप इसे खुद देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 95, फिर आइए क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 भी क्या है, ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इसे खुद बना लीजिएगा। ये देखिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।